नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। भारत का विभाजन। आज के इस विश्लेषण में हम उन ऐतिहासिक घटनाओं के जटिल डोमिनो इफेक्ट को समझेंगे जिन्होंने इस दर्दनाक त्रासदी को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे इतिहास के सामने सबसे बड़ा सवाल ही यही है। सोचिए जरा, एक ऐसी आबादी जो आज़ादी के लिए सालों तक एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, वो अचानक एक खूनी विभाजन का शिकार कैसे हो गई। एकजुट होकर संघर्ष करने वाले लोग अचानक धर्म के नाम पर इतने अलग कैसे हो गए। आइए इन घटनाओं के जरिए इस बड़े रहस्य को खोलते हैं। इस सफर को पूरी तरह से और आसानी से समझने के लिए हम इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे विभाजन के बीज और अलग निर्वाचन मंडल से। फिर देखेंगे वो राजनीतिक मोड़, पाकिस्तान की मांग, जल्दबाजी में लाया गया माउंटबैटन प्लान और आखिर में एक दुखदायी सीमा का निर्धारण। हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। इस पूरी समस्या की जड़ कहाँ थी? इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया की आबादी यानी वहाँ के आंकड़ों पर गौर करना सबसे जरूरी है। उस वक्त के ये आंकड़े अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। लगभग 38 करोड़ की कुल आबादी थी, जिसमें 65% हिंदू और 27% मुस्लिम थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि ओवरऑल मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, लेकिन उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के कुछ प्रांतों में हालात अलग थे। जैसे पंजाब में 57% और सिंध में 71% आबादी मुसलमानों की थी। यही आंकड़े आगे चलकर विभाजन की पहली सीढ़ी बनने वाले थे। अब देखिए 1905 में क्या हुआ। विभाजन के बीज यहीं बो दिए गए थे। अंग्रेजों ने अपनी वही पुरानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। दरअसल बंगाल उस वक्त क्रांतिकारियों का गढ़ था, तो लॉर्ड कर्जन ने इस एकजुटता को तोड़ने के लिए एक बहुत सोची समझी चाल चली। उन्होंने बंगाल को जानबूझकर 2 हिस्सों में बांट दिया। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई, जिससे आज़ादी का जो एक राष्ट्रवाद था ना, वो धीरे धीरे धार्मिक प्रतिद्वंदिता में बदलने लगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यहां से हम देखेंगे कि लोगों के अंदर अपने प्रतिनिधित्व को लेकर जो डर था, उसने इन दरारों को कानूनी रूप कैसे दे दिया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट आखिर था क्या? इसका सीधा सा मतलब था एक ऐसी वोटिंग प्रणाली जहां किसी खास धर्म के उम्मीदवार को केवल उसी धर्म के लोग वोट कर सकते थे। सोचिए, 1909 की इस नीति ने समाज के विभाजन को एक कानूनी ताकत दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों समुदाय अब पावर को मिल बांट कर चलाने के बजाय उसके लिए आपस में मुकाबला करने लगे थे। उस दौर में 2 मुख्य राजनीतिक विचारधाराएं बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रही थीं। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका दावा था कि वो एक धर्मनिरपेक्ष और अखंड भारत में सभी का प्रतिनिधित्व करती है, और ठीक इसके उलट 1906 में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जिसकी स्थापना ही खास तौर पर मुसलमानों के राजनीतिक हितों को आगे रखने के लिए की गई थी। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण दोनों तरफ तेजी से बढ़ रहा था। टाइमलाइन देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, इसकी प्रतिक्रिया में 1915 में हिंदू महासभा आती है, और 1925 आते आते आरएसएस का गठन हो जाता है। अब धार्मिक पहचान राजनीतिक दबाव बनाने का सबसे बड़ा और असरदार हथियार बन चुकी थी। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसा राजनीतिक मोड़ जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इस पूरे इतिहास का एक बड़ा रहस्य मोहम्मद अली जिन्ना के सफर में छिपा है। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिन्हें शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था, जो धार्मिक राजनीति के सख्त खिलाफ थे, वही जिन्ना आगे चलकर पाकिस्तान के सबसे अटल संस्थापक बन गए। उनकी विचारधारा का ये पूरे का पूरा बदलाव इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली कड़ियों में से एक है। और अगर आप चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो कहानी पूरी तरह पलटती हुई दिखती है। 1937 के चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई थी और मुस्लिम लीग को सिर्फ 106 सीटें मिली। लेकिन 1946 आते आते नतीजे बिल्कुल बदल गए। एक तरफ कांग्रेस ने हिंदू बहुल सीटें जीतीं, पर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 482 में से 425 सीटें जीत लीं। इससे साफ हो गया था कि लीग ने अब मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक बहुत मजबूत पकड़ बना ली थी। और अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, पाकिस्तान की मांग। कैसे एक धुंधला सा विचार अचानक एक ऐसी जिद में बदल गया जिसे दरकिनार करना नामुमकिन था। ये मांग अचानक पैदा नहीं हुई थी, कड़ियां धीरे धीरे जुड़ी।
1930 में मोहम्मद इकबाल एक उत्तर पश्चिमी राज्य की मांग करते हैं। फिर 1933 में एक छात्र चौधरी रहमत अली पहली बार पाकिस्तान शब्द सबके सामने लाते हैं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, कांग्रेस इस्तीफा दे देती है और सत्ता का एक वैक्यूम आ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए 1940 आते आते मुस्लिम लीग औपचारिक तौर पर एक अलग देश की मांग पर अटल हो जाती है। जब सारी राजनैतिक बातचीत डेडलॉक में फंस गई तो हालात बेहद भयानक रूप लेने लगे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी गई, जिसका दर्दनाक नतीजा द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के रूप में सामने आया। सड़कों पर हिंसा और दंगे फूट पड़े और इस लगभग 1 साल तक चलने वाली सांप्रदायिक हिंसा ने देश को एकजुट रखने की बची खुची उम्मीद को भी हमेशा के लिए दफना दिया। हालातों को देखते हुए वक्त बहुत तेजी से बदला। हम 5th हिस्से पर आते हैं, द माउंटबैटन प्लान। ये और कुछ नहीं, बस अंग्रेजों की डर और जल्दबाजी में बनाई गई भागने की योजना थी। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, लेकिन देश के आंतरिक हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि माउंटबैटन पैनिक कर गए। उन्होंने आज़ादी की तारीख एकदम से खींचकर 1 साल पहले 15 अगस्त 1947 कर दी। उन्हें डर था कि अगर थोड़ा भी और इंतजार किया तो हालात पूरी तरह उनके हाथ से निकल जाएंगे। ये जो बंटवारा था ना, ये बेहद यांत्रिक और अजीब तरीके से किया गया था। दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। पंजाब और बंगाल जैसे विशाल प्रांतों को मतदान के आधार पर बेहद बेरहमी से आधा काट दिया गया। फौज की रेजिमेंट्स धर्म के आधार पर बांट दी गई। और तो और, सुनकर हैरानी होगी, दफ्तरों की मेजें, कुर्सियां और टाइपराइटर्स तक आधे आधे बांट दिए गए। एक विशाल आबादी की जिंदगी का फैसला बस किसी क्लिनिकल कागजी कार्यवाही की तरह हो रहा था। और आखिर में हम इस सफर के आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर आते हैं, एक बेहद ट्रैजिक और खूनी बॉर्डर। सीमाओं का वो बंटवारा जिसने इंसानियत की सबसे भारी कीमत वसूली। सबसे दुख की बात देखिए, करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला सिरिल रैडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज वकील को दे दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं था, जिसे यहाँ के भूगोल, यहाँ की संस्कृति का कोई अंदाजा नहीं था। उसने सिर्फ कागज पर मौजूद आंकड़ों के सहारे बस 3 हफ्ते के अंदर बॉर्डर्स तय कर दिए। और सोचिए, ये खौफनाक बॉर्डर्स आज़ादी के दिन तक आम जनता को बताए ही नहीं गए थे। इस सब जल्दबाजी और लापरवाही का नतीजा। ये नतीजा इन खौफनाक आंकड़ों के रूप में सामने आया। लगभग 15 से 20 लाख लोग, जी हां, इतने लोगों ने इस जल्दबाजी में हुए विस्थापन और दंगों में अपनी जानें गंवाईं। ट्रेनों की ट्रेनें लाशें भरकर आई गईं। करोड़ों लोग अपने बरसों पुराने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। राजनीतिक फैसले आम लोगों पर कितना भारी पड़ सकते हैं, ये आंकड़ा उसका सबसे दर्दनाक प्रमाण है। तो इस चर्चा के अंत में आइए एक सवाल पर जरूर विचार करें। क्या किसी बाहरी अनजान व्यक्ति द्वारा जल्दबाजी में कागज पर खींची गई एक लकीर लोगों के अंदर छिपे प्रतिनिधित्व और असुरक्षा के उस गहरे डर को कभी सच में मिटा सकती है? इस राजनीतिक डोमिनो इफेक्ट ने जो घाव उस वक्त दिए, वो आज भी पूरे उपमहाद्वीप पर ताज़ा हैं। उम्मीद है हम इस इतिहास से भविष्य के लिए कुछ जरूर सीखेंगे। आज इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।